सो हाय एवरीवन, आज हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बेटा, ईव का मतलब होता है टाइम। तो मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालात थी। तो फीचर्स देखते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं थी। और इसमें ये भी लिखना कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को फर्स्ट टाइम किसने आपका कैलकुलेट किया था। VK RV राव और दादा भाई नारोजी ने किया था। ठीक है, मेनली तो इनका ही नेम आता है, दादा भाई नारोजी का। उसके बाद कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी वो पिछड़ी हुई थी। भाई पिछड़ी हुई किसे कहते हो आप, मतलब जिसमें भाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिलता, लोगों को अनएम्प्लॉयड है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, नो शेल्टर, नो सफिशिएंट फूड, और पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी लो है लोगों की। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, 72% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर, मतलब 72% लोग जो हैं पॉपुलेशन के वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। डोमिनेंस का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा आपकी डोमिनेंस पावर थी, मतलब डिपेंड थे लोग। फिर कहता है जो कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 50% ही आता था GDP में। अब 72% लोग काम कर रहे, तो 72% ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना आपका, पर आता कितना था, 50%। इतनी ख़राब हालत थी। फिर उसके कहता है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क इंडिया का फेमस था वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब फेमस था, पर ब्रिटिशर्स ने उसको ख़त्म कर दिया और स्मॉल स्केल कोटेज इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गई। इन्होंने ही करवा दिया। किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट का जो भी हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता था बिकने के लिए, उस पर इतनी ज़्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि बाहर वाले लोग उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी इन्होंने। उसके बाद आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट, मतलब बाहर से हम मशीन, आर्म फोर्स के जितने भी आपका सामान जो है, हथियार वगैरह, कंज्यूमर गुड्स इवन बाहर से मंगवाने लग गए हम, इतना डिपेंड हो गए हम इम्पोर्ट पर। उसके बाद कहता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मतलब जो ज़्यादा लोग जो हैं वो गाँव में रहते थे, खाली 14% ही सिटी में रहते थे, 76% आपका गांव में रहते थे। उसके बाद आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है बेटा जिसमें आपका पब्लिक गवर्नमेंट की भी ओनरशिप और का प्राइवेट का भी, ठीक है, मतलब स्टील वगैरह के केस में तो बिल्कुल लोगों को फ्री छोड़ रखा था, मतलब प्राइवेट ओनरशिप थी, और इसी को मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब क्या हालत थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, लो प्रोडक्शन था, लो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, मतलब लो प्रोडक्शन होता था जिसकी वजह से किसान अर्न कम कर पाते थे। इसका रीज़न पता क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे, ना कोई इरिगेशन पे ध्यान दे रहा, ना कोई सॉइल क्वालिटी पर ध्यान दे रहा, तो लो प्रोडक्शन तो अपने आप होगा। और प्रोडक्टिव का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी का, कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड मतलब कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, मतलब कितनी स्पीड से निकल रहा है। और लो प्रोडक्शन मतलब टोटल, समझ आ गई बात के लिए, इसमें तो टोटल देख लिया, ठीक है, इसमें पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना निकल रहा, तो वो भी कम था। उसके बाद आता है सेकंड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो ट्रायंगल बना दिया, मतलब ट्रायंगल, एक तरफ फार्मर, एक तरफ ज़मींदार, एक तरफ आपका ब्रिटिशर्स। फार्मर को ही टीलर ऑफ सॉइल कहते हैं, पीजेंट भी कहते हैं। तो ज़मींदार का बीच में काम था कि भाई इनसे आपका रेंट वगैरह लेना, और किसको देना, बीच में आपका ब्रिटिशर्स को देना। कमाई की जो है 11 हिस्से कर दिए, 11 में से 10 हिस्से ब्रिटिशर्स को मिलते थे, एक हिस्सा ज़मींदार को मिलता था, ठीक है। उसके बाद कहता है इसी को ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया था पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में। फिर उसके बाद कहता है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले जो है ना हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल फार्मर वगैरह थे वो फसल उगाते थे अपने गुजारे के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। पर अब उन्होंने कह दिया कि भाई क्रॉप ऐसा होना चाहिए जिसको हम मार्केट में बेच सकें, ठीक है, मतलब इंडिगो उगाओ। और इंडिगो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, मतलब इंडिगो की जो फसल होती है वो उसे डाई वगैरह करते थे, ब्लीच वगैरह कर सकते थे, तो वो इंडिगो की फसल करवाते थे, ठीक है। मतलब उन्होंने हमारे फार्मर्स को क्रॉप को मार्केट में बेचना सिखा दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एग्रीकल्चर पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, मतलब ना इरिगेशन सप्लाई कम है तो कम रहने दो, फ्लड को ना कभी कंट्रोल किया, बाढ़ वगैरह को, ना कभी सोइल क्वालिटी पर इम्प्रूव करने पर कोई ध्यान दिया। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल। गल्फ का मतलब होता है बेटा गैप। ओनर ऑफ सॉइल और टीलर ऑफ सॉइल का के बीच में गैप किस तरीके का, टीलर ऑफ सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर द सब्सिस्टेंस, मतलब गुजारे के लिए दिया जाता था खाली, ठीक है, बस अपना पेट भर सके, बट नॉट शेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब और उनके साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसको फसल को उगाने में जितना खर्चा है वो भी शेयर नहीं किया जाता था। ब्रिटिशर्स तो बस अपनी रेंटल इनकम बढ़ाने में लगे थे, मतलब टीलर ऑफ सॉइल से कमाई खींचने में लगे थे। ये मतलब नहीं था कि भाई आपका खर्चा कितना आया हम पे कर दें, ना ना ना, कोई मतलब नहीं था।
उसके बाद आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, ज़मीन के छोटे छोटे हिस्से कर दिए और वो भी अलग अलग जगह पर दे दिया। अब की तरह नहीं था कि मतलब भाई पूरा एक खेत एक ही जगह, नहीं। तो इससे करने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको प्लगिंग करनी तो आप इकट्ठा एक जगह कर सकते हो, अब एक हिस्से में आप प्लगिंग करने वहाँ जा रहे हो फिर वहाँ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद आता है 7 सब्सिस्टेंस आउटलुक, मतलब सिर्फ गुजारे के लिए दिया जाता था, सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। कोई भी सरप्लस होता था कोई तो उसको अपने पास ही रख लेते थे। नो सरप्लस टू सेल इन मार्केट, मतलब कोई सरप्लस उनके पास छोड़ा ही नहीं गया कि इसको मार्केट में बेच के आप कमाई कर लो, नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर की, देखते हैं क्या हालात थी। कहता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। डिके का मतलब होता है डिक्लाइन, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से काम किया हुआ है, ठीक है, उसका कम हो गया। क्योंकि क्यों उन्होंने ऐसा किया, कि कैसे ख़त्म किया उन्होंने, हमारे हैंडीक्राफ्ट के वर्क पर जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे उस पर इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि बाहर वाले लेने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी। जब हमारा सामान जाता था हैंडीक्राफ्ट का तो उस पर तो है इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी, और जब खुद ब्रिटेन में रॉ मटेरियल लेके जाते थे तो उस पर क्या कर दिया, फ्री एक्सपोर्ट, ठीक है। और वहाँ से ब्रिटिश से जब ब्रिटेन से आता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन के फिनिश गुड्स, उस पर क्या हो गया, वो भी फ्री कर दिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम आई, फिर इंडिया वाले लोग उन्हीं को परचेज़ कर लिए। समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कहता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो महाराष्ट्र और गुजरात में एस्टेब्लिश थी और जूट जो आपका बंगाल में थी, फॉरनर्स ने उनको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी कम हो गई, जीडीपी हमारी अब फिर कम होनी ही थी। स्टेट पार्टिसिपेशन भी इंडस्ट्री में कम था। स्टेट पार्टिसिपेशन का मतलब पता क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम था, बस खाली रेलवे और कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस था। रेलवे और कम्युनिकेशन में भी इंटरफेरेंस इसलिए था क्योंकि रेलवे के थ्रू ही रॉ मटेरियल उनकी कंट्री में जाता था, और उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करना होता था वो गवर्नमेंट ही करती थी, क्लियर है, इनके बस की तो था नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन को भी जो भी इन्वेस्ट करना था वो गवर्नमेंट करती थी, बस इन्हीं 2 चीज़ों में था आपका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड, मतलब जो भी आपका ट्रेड होता था दूसरे देशों के साथ। नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये काफ़ी बार बता चुकी, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आता था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, मतलब जितना भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता था उस पर अपनी मोनोपोली कर ली, उसको अपने अंडर में ले लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। मतलब 50% से ऊपर फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन से होता था, मतलब ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से जाता था, और जो बचा हुआ आपका चाइना, श्रीलंका और ईरान से होता था, सब कंट्रोल किसने कर लिया, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिशर्स, जितना भी एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स का, जिससे जितनी भी कमाई होती थी उससे आपकी ब्रिटिशर्स के ही खर्चे उठाए जाते थे। और खर्चे किस तरीके के, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब जो भी पेन पेंसिल है, ये सब जो भी आपका इंक वगैरह है, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो उस चीज़ से निकाला जाता था खर्चा। वॉर एक्सपेंसेस, मतलब जो भी आपका जो भी वॉर करते थे ना, लड़ाई वगैरह जो भी लड़ते थे कौन, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, तो वो हथियार वगैरह आते थे तो वो हमारे ही पैसे से खरीदते थे। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो क्या थी आपकी, कम थी, मतलब साल में दोनों ही आई थी। जैसे 1000 पे 48 की बर्थ रेट और 1000 पे 40, 1000 में से 40 लोगों की डेथ हो जाती, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे आपकी पावर्टी भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से कम के बच्चे, ठीक है, तो उनकी जो है 1000 में से 218 की डेथ होती थी पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं। अब 1000 में से 33 मरते, क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक जो इंसान है उसकी जीने की आयु सिर्फ 32 साल थी, अब 69 ईयर्स है, क्योंकि पहले तो हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा थी नहीं, अब तो ज़्यादा हो गई ना, इसलिए ये बढ़ गया। उसके बाद आता है लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी में और एजुकेशन में फ़र्क होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, लिटरेट का मतलब होता है सिर्फ आपको खाली लिखना और पढ़ना ही आता है। तो लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम थी, लेस देन 16%, मतलब 100 में से सिर्फ 16 से भी कम पढ़ पाते थे, और फीमेल के तो केस में खाली 7% ही थी। उसके बाद कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की क्या हालत थी। ऑक्यूपेशनल मतलब वर्किंग पॉपुलेशन मींस टोटल पॉपुलेशन जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में काम कर रही है। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका एग्रीकल्चर, तो मेनली हमारे इसी पे डिपेंड थे 72.7%, और सेकेंडरी पे 10%, और जो बच गया आपका 17 अराउंड 17-18 आपका टर्सरी सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा डिपेंड थे,
और क्या कहता है भाई इतने 72% इंगेज थे किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, पर कंट्रीब्यूशन उनका कितना परसेंट आता था जीडीपी में, 50%। इतनी बदतर हालात थी। 72% पॉपुलेशन इंगेज है तो 72% ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना जीडीपी में, ठीक है। इंग्लैंड देखो 100 में से 2% थे, जापान देखो 100 में से सिर्फ 12% थे, जर्मनी में सिर्फ 4%। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। इंडस्ट्री में देखो एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, सिर्फ हमारे 9% लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में थे। यूएसए में देखो 32%, इंग्लैंड में 42%, जापान में 39%। उसके बाद कहता है इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, मतलब जो हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ हम ट्रांसफ़र हो गए, तो हम तो बहुत कम कर पाए थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ बहुत कम गए। इंडिया बहुत कम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गया। सिर्फ कुछ ही स्टेट में, केरला है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग वर्क को बढ़ा दिया, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के। पर हमारे यहाँ औरों की बात करें ना, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनमें तो एग्रीकल्चर का काम और बढ़ा और दिया इन्होंने तो, ठीक है। तो हमारी हम कोई मतलब बहुत बदतर हालत थी हमारी। उसके बाद कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक फ़ायदा तो हुआ इनके आने से, रेलवे बिछ गई, क्योंकि रेलवे के थ्रू ही ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल को लेके जाते थे ब्रिटेन में, ठीक है। बंदरगाह वगैरह बना दिए, शिप के थ्रू लेके जाते थे। उसके बाद पोस्ट टेलीग्राफ, मतलब टेलीफोन सर्विसेज वगैरह हैं, ठीक है, मेल वगैरह का काम है, ठीक है। ये तो इनके आने से हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन को ये बेहतर रखना चाहते थे ब्रिटेन के साथ। भाई किसकी ज़रूरत है, कितने सामान की ज़रूरत है, चलो भेज देते हैं। और रोड वगैरह, ठीक है, रोड वगैरह बन गए। उसके बाद कहता है कोई बेनिफिट भी हुआ क्या ब्रिटिशर्स का, हाँ, इन्होंने फार्मर्स को जो है कमर्शियल आउटलुक दे दिया, मतलब अपनी फसल को का दाम लगवाना सिखा दिया इन्होंने, मतलब बेचना सिखा दिया। पहले हमारे यहाँ फार्मर्स अपने गुजारे के लिए ही फसल को उगाते थे। उसके बाद कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी आ गई। मतलब अगर मान लो पूरे देश में अगर रेलवे बिछ रही है तो लोगों की ज़रूरत है ना काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। उसके बाद कहता है कंट्रोल ऑफ फेमाइन, मतलब भुखमरी वगैरह, अकाल वगैरह को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि रोड बन गई। अब आपका जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, समझ आ गई बात, क्योंकि रोड बन गए हैं। हमारे पहले यहाँ बार्टर सिस्टम होता था, एक गुड्स के बदले में गुड्स, तो मॉनेटरी सिस्टम को यही लेके आए थे। और एक इनकी खास बात ये थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब रूल्स वगैरह, पॉलिसी वगैरह ज़बरदस्त, मतलब रूल मीन्स रूल, ठीक है। तो जिससे हमारे भी पॉलिटिशियन वगैरह ने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक दो बातों का और ध्यान रखना कि ग्रेट फेमाइन आपके कब आए थे और कहाँ आए थे। बंगाल में आए थे और 1769 में, और थे 1770 में आए थे, ठीक है। देसाई मुस्लिम क्या है, तो भाई ये कॉटन इंडस्ट्री है जो आपकी कि कहाँ है, आपका बंगाल में है, ठीक है। और एक और बात को याद रखना, सीज कैनल एक रिवर थी जो इन्होंने आर्टिफिशियल रिवर बनाई थी, जो ये सामान को पहुँचा सकें कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। तो वो कब ओपन हुई थी आपकी 1869 में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।